इस लेक्चर में हम FCRA सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक कानून बना हुआ है हमारे इंडिया में। जैसे मान लो किसी को फॉरेन डोनेशन लेनी है, विदेश से मान लो किसी को दान लेना है, डोनेशन का मतलब मनी लेनी है कोई, तो उसे एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ता है। इस एक्ट में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, फिर ही वो डोनेशन ले सकता है। जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO टाइप है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, तो वो पहले रजिस्टर कराएगा फकरा एक्ट में और फिर डोनेशन ले सकेगा। कोई इंडिविजुअल लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन उसकी लिमिट 25,000 तक ही है। 25,000 तक ले सकता है बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के परमिशन लिए। तो इस फकरा एक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करता है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर हैं जो गृह मंत्री, उसके अंडर आता है फकरा एक्ट। NGO क्या होती हैं आप सबको पता होगा, गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी रजिस्टर करा सकता है, आप कराना चाहते हो करा लो। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है 1950 का, उसके अंदर आप करा लो। ये कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जैसे आपने रजिस्टर करा ली, मान लो कोई काम करते हो आप, मान लो वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते हो, इंडिया में सहायता करते हो महिलाओं की, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करते हो, या इन्वायरमेंट के लिए काम करते हो, आप पेड़ पौधे लगाते हो, तो आप NGO बना लो, दिखाओ अपना काम, गवर्नमेंट को रजिस्टर कर देंगे। और इससे फ़ायदा क्या है? देखो गवर्नमेंट सारे काम तो नहीं कर सकती ना सरकार, तो ये जो गैप है बीच में पीपल और गवर्नमेंट का, इसे फिल करती हैं NGO टाइप सोसाइटी जो होती हैं, या पब्लिक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी वगैरह। तो ये NGO भी वही काम करती हैं। तो जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली इन्वायरमेंट के लिए, तो ये काम करेंगी। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो गवर्नमेंट जो नहीं कर पाती काम, ये NGO कर देती हैं, पेड़ पौधे लगाना, ये सब कुछ करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। या फिर मान लो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया आपने NGO कि जो बच्चों को बचाती है जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, मतलब ट्रैफिकिंग का मतलब है बच्चे की खरीदना बेचना, जो खरीद बेच होती है उसको रोकना। तो ऐसे बच्चों को आपने बचाया, या चाइल्ड लेबर कहीं पे हो रही है, बच्चों को लेबर कराया जा रहा है बच्चों से, इनको बचाना, तो इसलिए NGO बना लेते हैं कोई। तो जैसे इस टाइप के NGO कुछ भी किसी भी टाइप की हो सकती हैं। तो ये NGO गैप फिल करती हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती, और इन्हें क्या है ना, डोनेशन मिलती है। जैसे बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे बिल गेट्स टाइप, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके उसके फाउंडर है, बनाया था बिल गेट्स ने। ये बहुत डोनेशन करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई और लोग डोनेट करते हैं कि जो मान लो ऐसे काम कर रहे हैं भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए या इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्हें डोनेशन देते हैं। तो ये डोनेशन के कुछ नियम हैं, वो नियम किस एक्ट में लिखे हैं? इस फकरा एक्ट में लिखे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अभी न्यूज़ में क्यों है वो जानेंगे, फिर इस एक्ट की क्या प्रोविजन है, कैसे कैसे मान लो आपने NGO बना ली। NGO बनाना तो आपको आ गया, गवर्नमेंट के पास जाओगे रजिस्टर करा लोगे आप, ऑनलाइन भी आजकल रजिस्टर होता है, गवर्नमेंट आपका काम देखी, सरकारी अधिकारी आएंगे, रजिस्टर करा लोगे। फिर आपको डोनेशन कैसे मिलेगी, कैसे क्या नियम है, वो सारे और जानेंगे हम। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। तो ये फकरा एक्ट अभी न्यूज में इसलिए आया, एक NGO है, NGO इंटरनेशनल NGO, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव। इंटरनेशनल इसलिए बोलेंगे क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है, ये इंटरनेशनली काम करती है, और भी सारी बहुत सारी कंट्रीज़ में काम करती है। ह्यूमन राइट को, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम है इसका। जहाँ कहीं ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, ये वहाँ जाके प्रोटेक्ट करती है कि वो कोर्ट में केस वगैरह करना, उनका केस लड़ना, वकील प्रोवाइड करना, ये सब कुछ करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने चैलेंज किया है फकरा एक्ट के अंदर, इसका सर्टिफिकेट, फकरा एक्ट का सर्टिफिकेट मिलता है इस एक्ट के अंदर NGO को। इसका सर्टिफिकेट है जो प्रमाण पत्र 180 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। तो इसी को चैलेंज किया है इसने, कहा है कि ये गलत तरीके से किया गया, मेरा सर्टिफिकेट जो सीज किया है, सस्पेंस किया है, सस्पेंड किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये सस्पेंड कर दिया था इसका। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव जो है ये NGO, इसका सर्टिफिकेट अभी सस्पेंड कर दिया। क्यों? होम मिनिस्ट्री ने कहा इसने जो फकरा एक्ट है जो ये, इसकी कुछ प्रोविजन का वॉयलेशन किया, उल्लंघन किया है, इसलिए कर दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये फकरा एक्ट जानते हैं पहले है क्या। 2010 में ये एक्ट बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था, मान लो कोई फॉरेन फंडिंग आती है पर्सन की इसके अंदर, तो वो रेगुलेट होगी फकरा एक्ट के अंदर, और इसे इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कोई भी इंडिविजुअल बिना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है, वो परमिशन है। कोई एक आदमी लेना चाहे तो ले सकता है फॉरेन फंडिंग, उसे रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ 25,000 तक।
25,000 से कम तक ही ले सकता है। 25,000 तक ही लिमिट है कि इंडिविजुअल ले सकता है, कोई भी पैसे ले सकता है 25,000 तक। लेकिन उससे ज़्यादा लेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन उसे लेनी पड़ेगी। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगी उसे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी इस एक्ट के जरिए, फकरा एक्ट के जरिए। तो ये एक्ट क्या करता है, ये करता है कि जो भी मान लो कोई कंट्रीब्यूशन लेना चाहता, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहता है, बाहर से कोई मनी अडोप्ट मतलब लेना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ऐसा जो कोई रिसिपिएंट्स है जो लेता है वो किस पर्पज़ के लिए ले रहा है, उस पर्पज़ के लिए ही ले रहा है या किसी और पर्पज़ में को खर्च कर रहा है। जैसे मान लो आपने ऑर्गेनाइजेशन मान लो एनजीओ खोल रखी है बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए, और आप वो पैसा जो आ रहा है आपके पास, जो दान कर रहे हैं बाहर वाले कंट्रीज़ या कोई और आदमी दान कर रहा है, आपको इसलिए दान कर रहा है कि आप बच्चों के लिए खोलिए आपने एनजीओ कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करोगे, ट्रैफिकिंग रोकोगे, और वो सारा पैसा आप अपने खर्चे के लिए उठा रहे हो, मतलब अपने अपने जो काम है अपने काम के लिए खर्च कर रहे हो। अच्छी अच्छी गाड़ी खरीद रहे हो, मर्सिडीज वगैरह घूम रहे हो, मज़े ले रहे हो, फ्लाइट कर रहे हो, इधर उधर फॉरेन घूम रहे हो, अपने खर्चे में खर्च कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस पर्पज़ के लिए खर्च वो पैसा आया आपके पास उस पर्पज़ के लिए खर्च नहीं कर रहे हो, दूसरे पर्पज़ के लिए डाइवर्ट कर रहे हो। तो ये देखा जाता है इस एक्ट में, इसलिए एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के जरिए ये होता है कि हर 5 साल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ टाइप, हर ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी सिविल सोसाइटी, कुछ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हर 5 साल में इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है अपने आप को। एक बार में 5 साल तक का सर्टिफिकेट मिलता है, फिर दोबारा से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस एक्ट के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें 2010 का एक्ट था जो, उसमें संशोधन किए 2020 में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट कर दिए, संशोधन कर दिए, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट बन गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का बन गया अब। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए, इसमें कहा कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सर्वेंट है वो नहीं ले सकते। जैसे मान लो आप आईएएस आईपीएस हो, पब्लिक सर्वेंट हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, वो नहीं ले सकते। पब्लिक सर्वेंट में वो अधिकारी आएंगे, कोई भी पर्सन जिसे गवर्नमेंट से कोई सैलरी मिलती हो, सर्विस मिलती हो, कुछ भी मिलता हो, गवर्नमेंट ड्यूटी पे हो, वो पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। तो ये कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है, रोकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको आई है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप ऐसा नहीं है अपने सगे संबंधियों में बांट रहे हो, चाचा मामा फूफा को, भाई बहन को दे रहे हो, ऐसा नहीं है। जिस काम के लिए आई है उसके लिए खर्च करो, जिस पर्सन को मिली है वो ही खर्च करेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, किसी दूसरे इंसान को नहीं देगा। नेक्स्ट है आधार फॉर रजिस्ट्रेशन। जब भी रजिस्ट्रेशन कराना आपको तो आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी है, अनिवार्य है। जो भी मान लो एनजीओ चला रहा है उसको अपना आधार कार्ड रजिस्टर करना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट है फकरा अकाउंट। उसे क्या है, नई दिल्ली में एसबीआई है, जो एसबीआई बैंक है जो नई दिल्ली में, उसमें जो भी एसबीआई की ब्रांच है उसमें अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा फकरा अकाउंट के नाम से, और फकरा अकाउंट में ही सारा पैसा आएगा, किसी और अकाउंट में नहीं आ सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन से। आप विदेश से कोई भी मान लो आपको दान दे रहा है तो इसी अकाउंट में आपको करेगा, एक ही अकाउंट होगा एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कि किसी भी ब्रांच में नई दिल्ली में आपका अकाउंट होगा और वहीं पे पैसा आएगा और किसी दूसरी ब्रांच में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, पहले ये था 2010 के एक्ट में, जो भी मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है आप एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 50% तक कर सकते थे पहले, लेकिन ये लिमिट घटा दी 20% तक। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि मान लो आपका घूमने में कहीं खर्चा आ रहा, मान लो कहीं देखने जा रहे हो कोई साइट वगैरह, या आप कोई बिल्डिंग खोल रहे हो अपनी एनजीओ के लिए, कोई नया सेटअप कर रहे हो या हायर कर रहे हो कोई, मान लो पर्सन भी तो चाहिए भाई साहब एनजीओ को चलाने के लिए, एनजीओ में आप हायरिंग कर रहे हो लोगों को कि मेरी एनजीओ चलाने के लिए हायरिंग कर रहे हो, तो ये सब कुछ खर्चा होता है ना सैलरी वगैरह में, सब में। पहले था 50%, कि 50% से ज़्यादा लिमिट नहीं रहेगी, और बाकी का जिस काम के लिए आपने एनजीओ बनाई हुई है उसमें खर्च करो। लेकिन ये 20% तक लिमिट रख दी कि 20% से ज़्यादा अब आप ये खर्चा नहीं करोगे एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि जितनी भी फंडिंग आई है आपके पास सिर्फ 20% तक ही सैलरी में खर्च करो, या घूमने में कहीं पे भी 20% तक ही खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी का 80% क्या है, आपको खर्च करना पड़ेगा किसमें, जिस काम के लिए आपने एनजीओ बनाई है, जैसे बच्चों को बचाने के लिए या एजुकेशन के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, उसमें खर्च करोगे। ये मैक्सिमम लिमिट है, नॉट मोर देन 20%। आप 20% से कम खर्चा करना चाहो वो भी चलेगा, लेकिन 20% से ज़्यादा नहीं होगा।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक नया लाया कंसेप्ट सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। अगर मान लो ये कोई आदमी अपना सर्टिफिकेट लिया है फकरा एक्ट के थ्रू, सरेंडर करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, वो सरेंडर कर सकता है। अदर रेगुलेशन क्या है, और भी रेगुलेशन है, जैसे वाइडनिंग द स्कोप ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। कोई भी मान लो कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या कोई भी फॉरेन कंपनी है, कोई भी आदमी आपको पैसा दे रहा है इंडियन रुपीज़ में भी, अब वो डोनेशन क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये रेगुलेशन एक्ट है उसके दायरे में आएगी, उसके दायरे में आएगी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझी जाएगी वो। नेक्स्ट है मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ FATF। जो भी NGO है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेती है, विदेश से पैसा लेती है, मनी लेती है, उसे FATF की गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी। ये फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर बना हुआ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए काम करती है, इसको रोकती है कि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ना हो, जो टेररिस्ट एक्टिविटी को पैसा जाता है ये एक्टिविटी को पैसा ना जाए, ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, आतंकवादियों के लिए, इसका रोकने का काम इसका है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो गाइडलाइंस है, नियम से, ये सब NGO वगैरह को भी मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कोई भी मान लो सस्पिशियस एक्टिविटी है, मान लो किसी NGO को डाउट हो रहा है कि ये कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए पैसा जा रहा है, तो वो मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट है आर्गूमेंट ऑफ CHRI। अब इसका आर्गूमेंट क्या है, जो कॉलिशन फॉर, ये जो है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव जो NGO है, ये इसका कहना क्या है कि इसका जो लाइसेंस अभी सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है, इसका कहना ये है कि जो मेरा सस्पेंस किया है ना, ये आपने सर्टिफिकेट, ये क्या है, फकरा एक्ट है जो, उसके अंदर जो प्रोविज़न है उसके प्रोविज़न के अनुसार नहीं किया, क्योंकि आपको इंक्वायरी करनी थी, बिना इंक्वायरी के मेरा सस्पेंशन किया आपने, कोई इंक्वायरी नहीं की, जांच नहीं की, उसके बावजूद आपने सस्पेंड कर दिया मेरा सर्टिफिकेट 180 दिन के लिए, कि 180 दिन तक वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, होली इनकरेक्ट फैक्ट पे सस्पेंड किया है आपने, इसका कहना है इस NGO का कि इनकरेक्ट फैक्ट पे किया है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी वायलेट करता है जिस हिसाब से आपने किया है। ये जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, ये क्या है, जैसे मान लो किसी को भी पेनल्टी लगाई जाती है, सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट की जाती है, तो उसका पहले सुना जाता है कि हाँ आप पे पेनल्टी लगाई जा रही है, आप कोई अपने एविडेंस में दो कि आपके ऊपर सस्पेंशन ना लगाया जाए, तो पहले पूछा जाता है किसी से भी, कोर्ट में भी, हर किसी में भी उसे अपॉर्चुनिटी, मौका दिया जाता है कि भाई साहब आप पे ये आरोप लगेंगे, आप कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में, तो आपने मौका ही नहीं दिया इस NGO को। इस NGO को कहना ये है कि मुझे मौका नहीं दिया, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है इसका भी उल्लंघन किया, वायलेट किया है इसको भी। अब इशू क्या है, फकरा से रिलेटेड इशू ये हैं, ये आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो, स्कोप नॉट डिफाइंड, कि जो डिफाइंड नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है कि फकरा का स्कोप कितना है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रिसिप्ट को रोकता है अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, मतलब हानिकारक है, डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कोई हानि पहुंचाती है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट को हानि पहुंचाती है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रोकी जा सकती है। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। गवर्नमेंट कह देगी ये नेशनल इंटरेस्ट में, तो मान लेंगे नेशनल इंटरेस्ट में, डिफाइन तो किया नहीं हुआ। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, आलोचना। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19(1) क्लाउज 1 सब क्लाउज ए, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज सी, इनमें जो हमारे फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, इन राइट्स का उल्लंघन है भाई साहब ये स्कोप किया जा रहा है एक्सटेंड। अब जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, वैसे पढ़ चुके हैं हम। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO, गैर सरकारी संस्था। और जो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके अक्रॉस जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनमें ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों को बचाने के लिए काम करती है। अब कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ भाई साहब एक ग्रुप है, इसका ओरिजिन हुआ था, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ब्रिटिश एम्पायर, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन पर रूल किया था ना, राज किया था, जैसे इंडिया को भी गुलाम बना के रखा था, उन कंट्री से कहा गया कि आप अगर ये ग्रुप है, आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी की बात है। तो ये
ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो नेशन है उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, 1949 में बना ये, 1949 में। इसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, पैसिफिक सारी कंट्री, मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुलाम बना के रखी थी वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं अपनी मर्जी पे। मेंबरशिप क्या होती है, वॉलंटरी बेस्ड एसोसिएशन है। अभी इसके 54 इंडिपेंडेंट नेशन है, वो सब इंडिपेंडेंट है, ब्रिटिश से कोई गुलाम नहीं है, अपने आप चाहे तो, मतलब ये क्या है, कॉमनवेल्थ अपने कोई मान लो ट्रेड से रिगार्डिंग कोई मीटिंग करनी है तो ये मीटिंग वगैरह करते रहते हैं व्यापार को आपस में बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिपेंडेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, सारे इंडिपेंडेंट है। 54 नेशन है और इंडिया भी इसका मेंबर है कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ में आता है क्योंकि इंडिया भी गुलाम रहा था, इंडिया ने भी ज्वाइन कर रखा है। तो मेंबरशिप वॉलंटरी बेस्ड होती है, अपनी मर्जी पे, चाहे तो कर सकते हो आप, नहीं तो नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी पे बेस्ड होता है। तो कॉमनवेल्थ ये है। तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, किसके वे फॉरवर्ड में, फकरा के, फकरा की जो रेगुलेशन है इसके, मतलब वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो जो ये एनजीओ के अफेक्ट को, एक्सेसिव रेगुलेशन है, जो ज़्यादा जो रेगुलेशन नियम वगैरह बनाते हैं, तो ये एनजीओ को जो काम होता है वर्क, उसको अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि एनजीओ क्या है, गवर्नमेंट जहाँ काम नहीं कर सकती, ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट का मतलब है लोअर लेवल पे, जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती वहाँ ये एनजीओ काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जहाँ फेल हो जाती है, एनजीओ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को जॉब भी देते हैं, ये उनके काम भी करते हैं, मानव अधिकारों को बचाते हैं, जिस काम के लिए भी एनजीओ काम करती है। तो एक तो अगर एक्सेसिव रेगुलेशन लगाएंगे तो ये एनजीओ के काम को रोकेगी, तो लोगों को भी इससे क्या है, अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे लोग भी। नेक्स्ट क्या है, ये रेगुलेशन क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं जो आते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है, इसको क्या है, हैम्पर नहीं करना चाहिए, इसको मतलब रोकना नहीं चाहिए तब तक जब तक कोई वैलिड रीज़न ना हो। गवर्नमेंट के पास अगर इसका वैलिड रीज़न ना हो कि इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए ये जो मनी आ रही है, फंड आ रहा है, यूज किया जा रहा है, तो तभी इसे रोके, वरना ना रोके। क्योंकि कभी कभी एनजीओ वगैरह पे ऐसे चार्जेस लगते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, रीजन कन्वर्ट करा रहे हैं। बहुत से जो जंगली लोग रहते हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ट्राइबल लोग रहते हैं जंगलों में, ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब वगैरह, उन्हें क्या है, बहुत सारी ऐसी फॉरेन एनजीओ आती हैं, उन्हें क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करा दे रही होती हैं। तो ये जो ऐसे आरोप भी लगे हैं, तो ये तभी उनकी फंडिंग रोकी जाए जब इलीगल एक्टिविटी, कोई अवैध एक्टिविटी साबित हो जाए, वरना इस तरह से तो एनजीओ वगैरह काम करना छोड़ देंगी, तो नुकसान भी होगा लोगों को भी, और हमारा जो डेवलपमेंट का वर्क है वो भी रुक सकता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो यही था बस इस लेक्चर में।